हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपकी क्लास 12 का इनऑर्गेनिक चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आज के सेशन से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर होगा आज का हमारा इस चैप्टर पर। तो बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा वेटेज होता है इन सारे चैप्टर्स का, तो बहुत सिंपल टर्म्स होते हैं। बस एक बार आप देख लोगे वीडियोस वगैरह तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे आपके एग्जामिनेशन में। तो स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे कि इस चैप्टर में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जहां से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, सेंट्रल एटम लिगेंड्स वगैरह क्या हो गए, देन प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आप किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आपके कॉम्प्लेक्सेस में से। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हमने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सारे टर्म्स, जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है आज का इस लेक्चर। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप की एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द The dash sphere is enclosed in brackets in formulas for complex species and it includes the central metal ion plus the coordinated group. तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक डेफिनेशन दी गई है। मैं बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसकी डेफिनेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक कॉम्प्लेक्स आपको फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, जिसमें यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है येलो कलर में, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे कि सेंट्रल मेटल आयन होता है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होते हैं, लिगैंड्स वगैरह उसमें होते हैं। तो इन पूरे स्क्वायर को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड इसके बाहर आपको एक एनायन देखने मिलता है, जिसे आयनाइजेबल एनायन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और ये पूरे टर्म को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चेंज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपका जो कोबाल्ट है ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम है, यानी कि उनके पास वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लिगैंड यहाँ पर आपका NH3 है, जो कि लुईस बेस की तरह एटम्स ये डोनेट करता है, इसलिए इसे लुईस बेस कहा जाता है। एंड यहाँ पर क्लोरीन भी एक आयन है, जो कि लिगैंड से अटैच्ड है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स हमें देखने मिल रहा है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन प्लस कोऑर्डिनेटेड ग्रुप, ये पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर की करेक्ट डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट, which of the following is the coordination entity in K2ZnOH4? तो देखिए यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स अगेन दिया गया है, बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। अब ये टर्म क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका होता है जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आयन मेड अप ऑफ अ सेंट्रल एटम और आयन सराउंडेड बाय एरे ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जो आपका सेंट्रल एटम होता है, यानी कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में ये आपका सेंट्रल एटम होगा और लिगेंड्स इससे जो OH है ये आपका एक तरीके से लिगेंड है। तो एक तरीके से जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका सेंट्रल एटम है और लिगेंड है, इसे हम कहेंगे आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका होता है सेंट्रल एटम। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन हम एक एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक बात तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंस भी कहा जाता है। आपको कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलेगा, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। सेकेंडरी वैलेंसी देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इज नथिंग बट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से आपके कितने लिगेंड्स अटैच्ड है, वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर FeCN6, तो यहाँ पर Cn जो है ये हमारा लिगैंड है, यानी कि सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच्ड है ये आपको बताना है। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी जिसे हम कहते हैं। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू, hence coordination number is quantity associated with the metal ion। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि हमने आपके साथ कहा, जो सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच है, डायरेक्टली कितने लिगेंड्स अटैच है, ये बताता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली एक सेंट्रल एटम को रिफर करता है, यानी कि सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच्ड है वो आपका बताएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि CN6, तो यहाँ पर देखिए Fe सेंट्रल एटम है और CN6, तो यहाँ पर Fe से डायरेक्टली 6 CN अटैच्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, सेंट्रल एटम। नेक्स्ट, consider the coordination compound K2CuCN4 और coordinate covalent bond exist between। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोवैलेंट बॉन्ड हमें बताना है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किन आयंस के बीच में होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को लिखें तो K2 प्लस CuCN4 2-। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये Cu एंड Cn के बीच में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा Cu है ये एक सेंट्रल मेटल आयन है हमारा। ठीक है, और Cn जो है ये हमारा लिगेंड्स है। तो यहाँ पर जो है लिगेंड्स एक तरीके से एटम्स डोनेट कर देते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Cu एंड Cn के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर Cu एंड Cn के बीच में, ठीक है, Cu2 प्लस एंड Cn माइनस के बीच में हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने मिलेगा। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में आयनिक बॉन्ड पूछा जाता, अगर आपको क्वेश्चन में आयनिक बॉन्ड पूछा जाता है तो याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होकर दो अलग अलग आयंस बना रहे हैं। जैसे कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड पूछा जाता तो यहाँ पर आपका आंसर होता है K प्लस K2 प्लस और Cu, और ये पूरा आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर है जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स है। ठीक है, तो ये पूरा आपका यानी कि ऑप्शन सी इस केस में अगर आपको आयनिक बॉन्ड पूछा जाता तो उस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कोवैलेंट बॉन्ड पूछा गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पूछा गया है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमें पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन शेयर Cu Cn के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Cu2 प्लस एंड Cn माइनस। नेक्स्ट,
What is the coordination number of chromium in K3Cr C2O4 thrice? यानी कि यहाँ पर हमें इस कॉम्प्लेक्स में हमें बताना है क्रोमियम का, जो कि हमारा सेंट्रल एटम होगा कॉम्प्लेक्स का, उसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स को डायरेक्टली देखते हैं तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर आ जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रोमियम से C2O4 यानी कि ऑक्सलेट आयन यहाँ पर है, तो डायरेक्टली 3 अटैच्ड है, तो 3 डायरेक्टली आंसर मार्क कर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम C2O4 जो कि ऑक्सलेट आयन होता है, अगर हम इसका एक ओपन स्ट्रक्चर लिखे तो कुछ इस तरीके से हमें देखने मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ से फिर C अटैच्ड होगा एक, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C2O4 है तो यहाँ पर O4 हो गए, और यहाँ पर आपके ऊपर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर होंगे, ये अपने जो, जैसे कि पता है जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स एक लुईस बेस की तरह बिहेव करती है, यानी कि जो एटम से ये डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनर एटम्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इस तरीके से ये 2 साइड्स हो गए, ठीक है, यानी कि एक ऑक्सलेट अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो 2 डोनर साइड है। उसी तरीके से टोटल कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो टोटल यहाँ पर 6 डोनर साइड है, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमियम के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 3 तो लिगेंड है लेकिन जो उनके डोनर साइड हमें देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो देयर आर 3 ऑक्सलेट ग्रुप अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा 3 ग्रुप अटैच है, एक में 2 डोनर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ पर एक क्रोमियम से टोटल 3 ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है, ये क्लियर। देन बट ऑक्सलेट इज डाइड-एंडेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो कि 2 साइड है, 2 साइड वो 2 अपने डोनर साइड है उनके, ठीक है। तो इस तरीके के लिगेंड को बाइड-एंडेड या फिर डाइड-एंडेड लिगेंड भी कहते हैं। सो देयर आर टोटल 6 डोनर एटम्स टू व्हिच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, ठीक है। तो ऐसा मतलब टोटल 6 ऐसे साइड्स होंगे जिससे कि आपका जो सेंट्रल एटम है ये डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रोमियम है उसका जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस केस में वो हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट, the central atom or ion of a coordination complex is also referred to as। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें जो आपका सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन जो होगा वो क्या होगा, क्या वो एक लुईस एसिड होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, वो किस चीज की तरह बिहेव करता है, फिर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस किसकी तरह बिहेव करता है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि जो हमारा इस एग्जांपल में इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर Fe जो है यहाँ पर हमारा एक सेंट्रल एटम है और Cn जो है लिगेंड है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बताया गया है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है आपका सारा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम देखिए Fe है, Fe पर देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है, Fe प्लस चार्ज होगा। सेंट्रल एटम देखिए हमारा, सेंट्रल एटम याद रखिएगा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब भी देखिए कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेते हैं, कोई भी आयन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा आयन या फिर ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो उस एटम को और उस सेंट्रल एटम या फिर आयन को हम कहेंगे लुईस एसिड। अब देखिए यहाँ पर लुईस एसिड इज अ स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑल केटायंस आर लुईस एसिड। देखिए ऑल केटायंस, केटायंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो जिन ऐसे आयन जिन पर सारे पर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो सारे के सारे आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। Since the central atom of coordination complex is metal and always accept an electron and it is Lewis acid। तो देखिए आप जितने भी कॉम्प्लेक्स देखोगे आपके कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में, जितने भी आप कॉम्प्लेक्सेस देखोगे सारे में जो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा या फिर सेंट्रल मेटल आयन होगा उन पर पॉजिटिव ही चार्ज होगा, क्योंकि
जो सेंट्रल एटम होता है जनरली आपका मेटल होता है, और मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी कि मेटल जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लुईस एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ लिगैंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक लिगैंड की तरह नहीं वर्क करेगा या फिर लिगैंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सारे ऑप्शंस में देखें, क्योंकि क्लोराइड आयन है, H2O है, NH3, तो क्लोराइड आयन के पास एक लोन पेयर होता है, उसी तरीके से H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, देन NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे। तो याद रखिएगा लिगेंड्स हमेशा ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। लेकिन अगर हम निकल Ni2+ की बात करें तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होते हैं। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो वो आपका जो मेटल है, मेटल के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। लोन पेयर नहीं है तो एटम्स जो है ये डोनेट ही नहीं करेगा। तो ठीक है, जैसे हमने देखा जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स जो है ये डोनर्स होते हैं। ठीक है, एटम डोनर्स होते हैं, एटम दे देते हैं, तो जिसकी वजह से सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज हमें देखने मिलता है। लेकिन Ni2+ के पास लोन पेयर्स नहीं है। लिगेंड हमेशा वही हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर्स हो और जो कि मेटल्स के साथ बॉन्ड बना पाए। लेकिन यहाँ पर निकल जो है यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना पाता है और ना ही उनके पास लोन पेयर्स है। तो यहाँ पर इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आप एक बारी एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में अच्छे से और आ जाएगा। सो आप एक बारी एक्सप्लेनेशन रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, Ni2+। नेक्स्ट, What is the nature of ligand in complex compounds? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स का किस तरीके से नेचर होता है, कि वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस या फिर एरेनियस एसिड, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर Fe जो है, यहाँ पर हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें हमारा Fe है जो कि सेंट्रल मेटल एटम है। देन उसके बाद CN6, तो इस यहाँ पर हमारा जो Cn है, यहाँ पर ये हमारा लिगैंड है। तो अब जैसे कि हमें पता है जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सारे जो कैटायंस है वो आपके लुईस एसिड होंगे। लेकिन लिगेंड्स जो है ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस मतलब जो एटम्स डोनेट करते और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले ले। कोई एटम जो है, कोई भी आयन वगैरह या फिर कोई एटम जो है, अगर अपने से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सारे एनायंस होंगे वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर जो एटम्स या फिर अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डोनेट कर देते हैं, इसीलिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लुईस बेस। जो आपका कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड्स जो होते हैं उनका नेचर होता है लुईस बेस, क्योंकि वो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNH3 थ्राइस Cl एंड Cl, यानी कि कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में हमें बताना है जो सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम इस कॉम्प्लेक्स में हमारा Pt है। ठीक है, यानी कि प्लैटिनम। तो इसका हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं इसी तरीके से आप सारे कॉम्प्लेक्सेस का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपलसरी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लैटिनम, इसका हमें पता करना है, इसके लिए इसको हमने x सपोज कर लिया। NH3 के ऊपर ये एक न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर हम इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब Cl बच गया, Cl -1 होता है। अगेन यहाँ पर बाहर भी आपके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है Cl, इसका भी चार्ज इस पर भी -1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x -1 अगेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें आपके कॉम्प्लेक्स का तो एक न्यूट्रल है, तो या इसीलिए हमने इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखिए x -1 तो ये हो जाएगा आपका -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x
और यहाँ पर -2 अगर राइट साइड में हम भेज दे -2 को तो ये हो जाएगा आपका +2, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि प्लैटिनम है उसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, How many donor atoms can EDTA4- ligand bind through? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है EDTA4- ये लिगैंड में, इस लिगैंड में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है जो कि एक लिगैंड को बाइंड करके रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें देखने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, यानी कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और इसमें हम ओवरऑल हमने जितना इस लेक्चर में देखा उसका रिवीजन होगा एक तरीके से। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ईडीटीए का अगर हम इसको खोल कर स्ट्रक्चर लिखे तो एक EDTA4- एक आयन है, ठीक है। अगर हम इस आयन में देखें तो यहाँ पर देखिए EDTA का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इथिलीन है यानी कि CH2, 2 कार्बन होंगे, CH2 से नाइट्रोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ से अगेन यहाँ पर आपका इथिलीन डायमाइन, ठीक है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है CH2COO, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, अगेन यहाँ पर है, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि EDTA लिगैंड में या फिर EDTA4- आयन में यहाँ पर टोटल 6 डोनर एटम्स होंगे, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर में या फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 6 आपका, सॉरी इस पूरे एक आयन में 6 यहाँ पर डोनर एटम्स होंगे। अब टोटल 6 है यानी कि ये पॉलीडेंडेट लिगेंड है, ठीक है। एक होता तो यूनिडेंडेट, 2 होता बाइडेंडेट, डाइडेंडेट, ठीक है। अब 2 से ज्यादा होता है तो पॉलीडेंडेट लिगेंड होता है यहाँ पर ये। अब नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स के साथ EDTA लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर Fe है और EDTA दिया गया है, तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो EDTA आयन फॉर्म 6 बॉन्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 6 डोनर एटम से, यानी कि एक तरीके से 6 बॉन्ड फॉर्म करता है टू दी Fe एटम, ठीक है। दैट इज 2 FeN bonds एंड 4 FeO बॉन्ड, यानी कि एक तरीके से 2 FeN यानी 2 नाइट्रोजन है, इससे बॉन्ड बना रहा है, और 4 FeON क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो उससे Fe इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने कहता है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आपका द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 रिजल्ट इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपको जैसे कि मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पता करने का, अगर आपको बोला गया Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो तो X होगा, ठीक है। और यहाँ पर EDTA -4 है, इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं -4 लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर में -4 होता है, -4 इज इक्वल टू यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है -2, तो X इज इक्वल टू -2 + 4, तो X इज इक्वल टू यहाँ पर 4 - 2 is 2, यानी कि +2 यहाँ पर Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिसे प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है आपका, सेकेंडरी वैलेंसी नथिंग बट योर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी कहा जाता है। इस बात का बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो EDTA4- में जो आपके डोनर एटम्स है टोटल 6 है, 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज राइट आंसर, C6, ठीक है। सो दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड गुड लक।